हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं या इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम जैसे कि है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे हम लोग वाटर को अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, वाटर को ट्रीटमेंट कर लिया, वाटर को पाइप के ज़रिए हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग बड़े बड़े पाइप के ज़रिए बड़े बड़े टैंक तक ले गए हैं अभी तक, है ना। इसके बाद अगर आपको उसी पानी को आपके घर तक पहुँचाना है, आपके मतलब घरों में कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इंडस्ट्री तक पहुंचाना है और किसी भी बिजनेस पार्क तक पहुंचाना है, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि आपके घर में ही जो नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई होता है ना, तो वो क्या है, कैसे आ रहा है पानी, कैसे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ही आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जैसे कि पहले हमने पढ़ चुका है, सबसे पहले हमने सोर्स देखा था। सोर्स का हम लोग चयन करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, फिर सोर्स से वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर को हमने कहाँ ले गए, स्टोरेज टैंक, और ट्रीटमेंट प्लांट से स्टोरेज टैंक तक ले जाने के लिए वाटर को हमने पाइपलाइन का यूज़ किया। ठीक है, बड़े बड़े पाइपलाइन पढ़े हमने, कितने प्रकार के पाइप होते हैं, उसमें हमने जॉइंट कैसे लगाएंगे और प्लस उसमें वॉल्व हम कैसे लगा सकते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब बारी आती है मेंस की बारी। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस लिखा है, ठीक है, मेन बोलते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग यही देखेंगे कि हमारे घर तक पानी कैसे कैसे आ सकता है, कितना कितना प्रेशर होना चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छे प्रेशर के साथ आपका वाटर आपके घरों तक आना चाहिए। तो यही चीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले से थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ हम लोग को पढ़ना क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी सिटी पे, किसी कॉलोनी पे, तो उसके लिए क्या क्या गुड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, गुड मतलब एक अच्छा रिक्वायरमेंट चाहिए हमको किसी सिटी में, किसी कॉलोनी में वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन से लिखा हुआ है, इसको अपन, ये हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। हमको यही देखना है कि इसका जो रिक्वायरमेंट हमको जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे ही पूछूंगा कि अगर मैं आपके घर में पानी सप्लाई करूंगा तो आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गया, तो आपका पहला रिक्वायरमेंट यही होगा कि अच्छा क्वांटिटी में मेरे घर पानी आना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होगा, क्वांटिटी, प्लस आपके घर में आप सोचोगे कि मेरे घर में अच्छे प्रेशर में पानी आना चाहिए ताकि मेरे को एक्सटर्नल पंप लगाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हमको एक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, प्रेशर। ठीक है, एक अच्छा प्रेशर जो कि आपके वाटर को सही तरीके से आपके घर तक पहुँचाए, प्लस घर में ऊंचे ऊंचे स्थान तक आपका पानी पहुँच जाए बिना किसी पंप के सहारे। ठीक है, उसके बाद आपका अगर किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉलोनी में, किसी मॉल में अगर आग लग जाता है, ठीक, घर में ही अगर आग लग गया, तो आपका वाटर आपके घर में इतना मौजूद होना चाहिए, पाइपलाइन के सहारे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारे आपके घर में पानी इतना आना चाहिए ताकि उस फायर को आप बुझा सको, है ना। मतलब फायर डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहिए आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर आपके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, एक गुड रिक्वायरमेंट है। इसी रिक्वायरमेंट को हमको एक लाइन अच्छे तरीके से हमको लिखना है। समझ गए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपकी जो नीड है वही क्या है, एक अच्छा रिक्वायरमेंट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे पहला नीड क्या है, आपका प्रेशर। ठीक है, आपका एक रीजनेबल प्रेशर में आपका वाटर सप्लाई होना चाहिए आपके घर पे। तो इसी को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर एट कंज्यूमर टैप एट रीजनेबल प्रेशर हेड। ठीक है, रीजनेबल प्रेशर हेड मतलब जैसे कि हम लोग मेनली जब पानी सप्लाई करते हैं ना, तो एक नियम रहता है कि 3.2 मीटर तक घरों में आपका जो हाइट होता है, घर के 3.2 मीटर तक हाइट तक आपका वाटर पहुंच जाना चाहिए आपके पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मली एक स्टैंडर्ड डाटा है, समझ जाओ। नॉर्मली 3.2 मीटर या 3 मीटर भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। नॉर्मली मतलब हम लोग को एक प्रेशराइज वाटर चाहिए आपके घर में, तभी तो आपके घर में पानी आएगा। नहीं तो क्या करते हैं कई लोग, अभी सिटी में ही क्या होता है, जब पानी पहुंचाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से तो पानी अच्छे से नहीं आता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम था, तो हम लोग को एक्सटर्नल प्रेशर लाना पड़ेगा। कैसे एक्सटर्नल प्रेशर लाएंगे, हम लोग पंप लगाते हैं, पंप से पानी खींचते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो एक रिक्वायरमेंट है, गुड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, एक रीजनेबल प्रेशर चाहिए। इसके बाद सेकंड क्या बोलता है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द फायर डिमांड। ठीक है, फायर डिमांड साइमल्टेनियसली, मतलब अगर किसी घर में आग लग जाता है, किसी दुकान में आग लग जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर आना चाहिए
ताकि आपका फायर आसानी तरीके से अपन बुझा सकें, आग अच्छे तरीके से अपन बुझा सकें। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा कि फायर हमको मतलब इतना पानी आना चाहिए, इतना प्रेशर पानी आना चाहिए कि आपके घर में अगर किसी के घर में आग किसी की दुकान में आग लग जाता है तो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सारे आप आग को बुझा सको। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट शुड बी मेंटेन द डिग्री ऑफ प्योरिटी, मतलब आपके पाइपलाइन में एक शुद्ध पानी आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, शुद्ध पानी। जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी शुद्ध कर ही रहे हैं और कई बार क्या होता है पाइप खराब होने के कारण आपके घर में गंदा पानी आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना अच्छा पाइपलाइन बिछाना है, अच्छे तरीके से उसमें वॉल व जॉइंट देना है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का वापस कचरा या जो सीवेज वाटर है वो उसमें ना आ सके। ठीक है, तो हमको प्योरिटी का भी ध्यान होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्योरिटी भी मायने रखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत ही इजी टू ऑपरेट होना चाहिए और इजी टू मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, देखो एक प्रॉब्लम ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे घर में पानी का दिक्कत हो रहा है, तो अगर मैं किसी नगर निगम को बोलता हूँ कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा ठीक कीजिए, तो वो क्या करते हैं पूरे जो मेरे कॉलोनी है, कॉलोनी के पूरे का पानी बंद कर देते हैं मेरे घर के पानी को ठीक करने के लिए। तो ये गलत बात है ना। अगर सिर्फ मेरे घर का पानी को ठीक करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का पानी ही बंद होना चाहिए, बाकी सबका सप्लाई ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम है एक्चुअल में। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे अपन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यही इजी टू ऑपरेट एंड इजी टू मेंटेन, और इसी का भी बात कर रहा था। देखो यहाँ पे छठवां पॉइंट है, इट शुड बी लेट दैट ड्यूरिंग रिपेयर इट डज नॉट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ये भी बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है कि जब अपन इसको बिछाएंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब अपन बिछाएंगे तो क्या होना चाहिए, ट्रैफिक को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है जब अपन पाइपलाइन बिछाते हैं, रोड को खोद देते हैं, पूरा रोड को एक्सकेवेट कर देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक में दिक्कतें आती है ना। तो ये सब चीज़ हमको समझना है। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट है वो कम आना चाहिए। ठीक है, एज लो एज पॉसिबल हम देखेंगे, कम से कम आना चाहिए, लेकिन हम लोग कॉस्ट को कम करके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, कॉस्ट को कम करके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको क्वालिटी अच्छी देनी है ताकि आपके घरों में सही तरीके से पानी आ सके, किसी भी बात का दिक्कत वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो ये सब था आपका क्या, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट। गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यहाँ पे हमने अभी रिक्वायरमेंट पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस किस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वाटर का, आपके घरों में या कहीं भी हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके स्टोरेज टैंक से, तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम हमारे घरों में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे आसान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा साइड कर लेता हूँ मैं, आपको दिखेगा। ठीक है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे बेहतरीन चीज़ है ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, ग्रेविटी सिस्टम मतलब आपके घर में पानी आने के लिए किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर का यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, नॉर्मली आपका ओवरहेड टैंक में पानी भरा होगा, ओवरहेड टैंक से आपके घरों में पानी ग्रेविटी के थ्रू, जैसे कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगा, पानी को नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा ग्रेविटी के थ्रू, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे थे। ठीक है, इस डायग्राम में जो स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक से आपके घरों में पानी पहुंचाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल पंप की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा स्टोरेज टैंक इतने ऊंचाई में है, उस ऊंचाई से एक अच्छा प्रेशर हमको ऑटोमेटिक जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि ग्रेविटी सिस्टम के सारे हम लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। कई बार क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू भी पानी अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, पहुंचता तो है लेकिन प्रेशर कम पड़ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही, पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, ग्रेविटी सिस्टम तो है ही लेकिन हम लोग वहाँ पे अलग से पंपिंग सिस्टम भी लगा देंगे। पंपिंग मतलब एक अलग से आप वहाँ पे पंप लगाओगे, पंप के सहारे घरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों की ग्रेविटी सिस्टम और
कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम क्या होता है, और लास्ट है तीसरा है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम हम लोग ये करेंगे कि आपके घरों में पानी हम लोग पंप के सहारे पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़ी सिटी में क्या होता है, कई लोग जैसे कि मैं अभी अहमदाबाद गया था, तो अहमदाबाद में गर्मी इतना पड़ता है कि ऊपर का वाटर टैंक में क्या होगा, वाटर टैंक में पानी जब अपन जमा करेंगे तो गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली अपन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से डायरेक्ट सप्लाई करेंगे किसी कॉलोनी में वाटर को विद द हेल्प ऑफ पंपिंग सिस्टम, ठीक है। समय बता देंगे कि 8 से 9 पानी आता है, ठीक है, और इस 8 से 9 में आपके डायरेक्ट पानी सप्लाई होगा पंप के सहारे आपके घरों में, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पंपिंग सिस्टम। डायरेक्ट पंप से आपका घर में पानी आएगा, कोई भी आपके कॉलोनी में किसी प्रकार का टैंक नहीं होगा, ठीक है। ध्यान ये देना है, पंपिंग सिस्टम में किसी प्रकार का टैंक नहीं है। अगर टैंक है तो टैंक से भी पानी आपका पंप के सहारे आपके घरों में आएगा, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम है, और इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ग्रेविटी सिस्टम में। ग्रेविटी सिस्टम में आपका ओवरहेड जो टैंक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, ठीक है। ये वाटर स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है। इस वाटर स्टोरेज टैंक से आप, ये वाटर स्टोरेज टैंक आपका ऊंचे स्थान पे है, तो ऊंचे स्थान से आसानी से नीचे स्थान पे पानी हाई प्रेशर के साथ पहुंच सकता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये आपका कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। अगर आपका जो ओवरहेड टैंक है सफिशिएंट हाइट पे नहीं होता है, ठीक है, सफिशिएंट हाइट पे नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन सा, आपका है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम मतलब आपका ओवरहेड टैंक और आपका घर भी अगर एक ही हाइट पे है, ठीक है, या ओवरहेड टैंक नीचे हो सकता है और घर की हाइट ऊपर हो सकती है, तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पंपिंग का यूज़ करेंगे। एक एक्सटर्नल पंप लगाओगे आप लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। आपको मैं यही समझा रहा था, जो भी मैं आपको समझाया हूँ इस चीज़ को आप थ्योरी बना के अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम वैसे दिया गया है कि ग्रेविटी सिस्टम कैसे काम करेगा, आपका कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पंपिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। इसका मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट अभी जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, सेम टू सेम आप वैसा लिख सकते हो, जैसा अपन सोचते हैं वैसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि एक नॉर्मल हाउस में हमको अगर पानी पहुंचाना है तो उसमें उस वाटर में एक प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अप टू 3 स्टोरी बिल्डिंग पे कितना प्रेशर ऑफ वाटर आपको सप्लाई करना पड़ेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, या आपका स्टोरेज टैंक से कितना प्रेशर में आपको वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपके 3 स्टोरी बिल्डिंग पे ऑटोमेटिक जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर में बिना किसी पंप के सहारे आपका वाटर पहुंच सके, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमको पढ़ना है प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में, ठीक है। यहाँ पे मेंस मतलब एक प्रकार से आप पाइपलाइन समझ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप या डिस्ट्रीब्यूशन मेंस, ठीक है। मेंस मतलब एक मेन पाइप होता है, समझ जाओ, ठीक है। तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये देखेंगे कि देखो प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ वाटर किस किस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अगर आपको 3 स्टोरी, 6 स्टोरी, 12 स्टोरी, 20 स्टोरी तक पानी पहुंचाना है तो आपको कितना प्रेशर देना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ पंप या विदाउट पंप, ठीक है। विदाउट पंप में आपको आपका जो स्टोरेज टैंक है उतने हाइट में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान देना है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसको मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो एडिक्वेट प्रेशर शुड बी available in the distribution mains at all point located even at the remote spots. The desired pressure depend upon the following, ठीक है। जो प्रेशर कुछ बातों पे डिपेंड करता है, क्या क्या बातों पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हाइट ऑफ बिल्डिंग समझ जाओ, ठीक है। एक प्रकार से हाइट ऑफ फ्लोर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितने फ्लोर तक आपको पहुंचाना है वाटर, उस पर भी डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट टू विच वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है नेक्स्ट फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो जब भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है वहाँ पे वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपने फायर ब्रिगेड ही देखा होगा, फायर ब्रिगेड में जो वाटर का पाइप से जो फ्लो होता है बहुत ही हाई प्रेशराइज वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो उस वाटर के प्रेशर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आपके किसी मॉल में, ठीक है, किसी मॉल में अगर फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ पे वाटर का सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए ताकि सही तरीके से आग को बुझाया जा सके, ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा जितना होगा उतना अच्छा प्रेशर आएगा, सीधी बात है ना। जितना ज़्यादा आप पैसा दोगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे फंड का यूज़ किया जाएगा, उतना बेहतरीन तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो ये था प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये था किस किस बात पे आपका डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि
ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ इसका जो स्टैंडर्ड डाटा है कि जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स या कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को कितने प्रेशर में वाटर को भेजना है, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारे। तो रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ये सब आपको याद रखना चाहिए कि याद रहे तो अच्छी बात है, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ये नॉर्मली हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अप टू 3 स्टोरी के लिए आपका वाटर का जो प्रेशर होना चाहिए कितना, 2 kg पर सेंटीमीटर क्यूब आपका वाटर का प्रेशर होना चाहिए। वैसे 3 to 6 स्टोरी के लिए 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 6 to 10 स्टोरी के लिए 4 to 5.5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है, ठीक है। एंड अबाउट 10 स्टोरी के लिए आपका 5.5 to 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं क्यूब बोल रहा था, वो है आपका स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, ये सब आपका स्टैंडर्ड डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा को अपन याद करेंगे। इसके बाद जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होता है, कमर्शियल मतलब जहाँ पे दुकान उकान रहते हैं, है ना। कमर्शियल प्लेस मतलब एक प्रकार से जहाँ पे शॉपिंग हो रहा है, दुकानें हैं, उसके बाद कमर्शियल प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे प्लेस में आपका वाटर का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्लेस में आपका फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ रहता है, उस फायर फाइटिंग सिस्टम से सही प्रेशर में आपका वाटर आना चाहिए ताकि हम लोग सही तरीके से आपको बुझा सकें, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के बारे में, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा लिखना है कि आपका प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, प्लस रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में कितना कितना वाटर का प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, वही सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ पढ़ के देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और जितना मैं बताया हूँ वो तो पर्याप्त ही है, ठीक है। उसको भी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप समझ जाते हो तो आसानी तरीके से आप एग्जाम पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक है ये, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पे 2 चीज़ है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप सब के सब इस चीज़ से वाकिफ़ हो, ठीक है। कैसे? आपके घर में, किसी के घर में नल होगा तो नल किसी न किसी समय पर आता है ना। सबके घर में अगर किसी न किसी घर में नल होगा, किसी घर में बोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके घर में बोर है उसके घर में क्या सिस्टम लगा हुआ है, कंटिन्यूस सिस्टम लगा हुआ है। और जिसके घर में नगर निगम के द्वारा नल लगा हुआ है वो क्या है, इंटरमिटेंट सिस्टम। कंटिन्यूस सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके घर में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारे कंटिन्यूस पानी आ रहा है 24 आवर, ठीक है। 24 घंटे तक आपके घर में लगातार वाटर का सप्लाई होते रहता है विद द हेल्प ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके घरों में पानी किसी समय में आता है, ठीक है, अब नेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर आपके घरों में पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारे किसी समय पे आ रहा है, किसी टाइम पे आ रहा है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, सुबह 8 से 9 पानी आया 1 घंटा और फिर शाम को 5 से 6 पानी आया, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सिस्टम, ठीक है। इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट सिस्टम, ठीक है। अगर किसी रुक के पानी आ रहा है तो वो इंटरमिटेंट सिस्टम, अगर कंटिन्यू पानी आ रहा है, आपके घर में वाटर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसा मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, वैसा भी आप सोचें और इस चीज़ को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। वही सब चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस सिस्टम में क्या है, इन द कंटिन्यूस सिस्टम वाटर इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर ऑल 24 आवर ऑफ द डे, ठीक है। 24 घंटे तक आपके कॉलोनी में पानी की सप्लाई होती रहेगी। लेकिन इसका दिक्कत क्या है, अगर किसी के घर में 24 घंटे लगातार पानी आएगा तो वो व्यक्ति उस पानी का उतना ही वेस्टेज करेगा, ठीक है। वो सोचेगा मैं कार धो लेता हूँ, मैं सोचेगा छत धो लेता हूँ, गार्डन में पानी डाल लेता हूँ, बाइक धो लेता हूँ, कुछ ना कुछ वो पानी का यूज़ करते रहेगा जिससे पानी का वेस्टेज होते रहेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है। नो डाउट दिस इज द बेस्ट सिस्टम इन सिंस वाटर इज अवेलेबल एज एंड व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है, बट लीड्स टू द वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे घटिया चीज़ यही है, इसका सबसे बेकार चीज़ यही है कि कंटिन्यूस सिस्टम में वाटर का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे कि आप यही चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आपके घर में कंटिन्यूस सिस्टम पे पानी आ रहा है या इंटरमिटेंट सिस्टम से पानी आ रहा है, तो इंटरमिटेंट सिस्टम से आप पानी का सही उपयोग करोगे, ठीक है। पानी आप एकदम एक्यूरेट भरोगे और वो आपका पानी एक्यूरेसी से चलते रहेगा, है ना। लेकिन कंटिन्यूस सिस्टम से जितना पानी बहाना है बहाओ आप, जैसे कि नॉर्मली आप 1 बाल्टी पानी में नहाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सिस्टम में आप 3 बाल्टी पानी में नहाओगे, है ना। तो वहाँ पे एक एक्चुअल में पानी का वेस्टेज होता है कंटिन्यूस सिस्टम से, है ना। तो ये सब चीज़ आप जैसे जैसे सोचते हो वैसे वैसे लिख सकते हो। वैसे ही इंटरमीडिएट सिस्टम में अपन लिख सकते हैं क्या, कि इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाई
to the consumer only during the some fixed hour of the day, say 2 to 4 hour in the morning and 2 to 4 hour in the evening। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को, यहाँ पे 2 से 4 घंटे लिखा हुआ है, आप 1 से 2 घंटे भी लिख सकते हो, जैसा आपके घर में पानी आता है ना, वैसा अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सिस्टम में आप यही सब चीज़ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और यही सबसे एक कॉमन सिस्टम है जो पूरे इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। किसी बहुत कम के घर में नगर निगम के द्वारा जो मतलब जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई करता है उससे कंटिन्यूस तो कभी पानी आता नहीं है, हमेशा इंटरमीडिएट सिस्टम के द्वारा ही आपका पानी आता है, मतलब समय समय पर आता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। ठीक है, और इसके कारण आपका वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। ठीक है, वाटर वेस्टेज इसमें बहुत ही कम होता है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम भी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपके घर में सुबह 8 से 10 पानी आया, ठीक है, उसके बाद शाम को पानी नहीं आया, तब क्या करोगे, है ना। ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना। जैसे कि सुबह पानी आया, शाम को पानी नहीं आया, 2-3 दिन पानी नहीं आया, फिर पानी के लिए भटकते रहते हैं, है ना। तो ये इंटरमीडिएट सिस्टम में ये दिक्कतें आती है। प्लस अगर सुबह 8 से 10 पानी आ रहा है और शाम को आपका पानी खत्म हो गया, 4 बजे पानी खत्म हो गया, अब आप वेट कर रहे हो कि 5 बजेगा तो पानी आएगा, नल आएगा तो पानी भरूंगा करके, है ना, या भरूंगी, तो यही चीज़ दिक्कतें होता है। प्लस अगर पानी आपका 4 बजे ख़त्म हो गया और 4:30 बजे घर भर में कहीं पे भी दुकान में आग लग गया, ठीक है, और पानी तो नल से आ नहीं रहा, तो कैसे बुझाएंगे आग को। मतलब जो फाइटिंग सिस्टम के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी वो इंटरमीडिएट सिस्टम के सारे मतलब वो उसके भरोसे नहीं है, इंटरमीडिएट सिस्टम के भरोसे फायर्ड सिस्टम नहीं होता है ना। तो यही दिक्कतें आ सकती है। इन्हीं दिक्कत को हम लोग यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया यही कि जो इंटरमीडिएट सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग ड्रॉबैक मतलब होता है डिसएडवांटेज। ठीक है, ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला फायर डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्या, इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, इंटरमीडिएट सिस्टम फायर डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जब समय पे पानी चाहिए रहेगा, पानी नहीं रहेगा, और आपके घर में पानी रहेगा भी तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा आग को बुझाने के लिए, क्योंकि आपको दूसरे चीज़ के लिए भी पानी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ फायर ब्रेक इन सप्लाई जोन ड्यूरिंग द नॉन सप्लाई पीरियड, एक मिनट, ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। If fire break in supply zone during non-supply period, the rescue operation cannot be effectively done, cannot be brought from the other zone quickly, and fire damage will be more। ठीक है, यही दिक्कत होगा। आग तो बुझेगा लेकिन कुछ समय लगेगा, बाहर से फायर ब्रिगेड आएगा, कहीं और से पाइपलाइन लाएंगे, तो उसके आते तक तो आग पूरा खत्म कर देगा, है ना। तो ये इंटरमीडिएट सिस्टम का ड्रॉबैक है, हम लोग सही तरीके से आग को नहीं बुझा पाते आपका इंटरमीडिएट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी है डोमेस्टिक स्टोरेज मतलब आपके घरों में आपको पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है, और वो भी स्टोर आप एक दिन के लिए ही करोगे स्टोर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट डे वाटर आ जाएगा, है ना। तो यही सब चीज़ आपको समझना है। द इंटरमीडिएट सिस्टम रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ स्मॉल स्टोरेज टैंक in individual house that sanitary fitting in the house can work effectively during the period of no supply। ठीक है, आपको हमेशा एक टैंक की आवश्यकता पड़ेगी, स्मॉल स्टोरेज टैंक की आवश्यकता पड़ेगी आपके घर में। जैसे कि हम सबके घर में एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, सबके घर में क्या होता है, एक स्टोरेज टैंक होता है, स्मॉल स्टोरेज टैंक होता है, जो कि वाटर को हमारा क्या बैकअप के लिए रहता है। हम हमेशा क्या रखते हैं, बैकअप के लिए वाटर रखते हैं, क्योंकि सबको पता है सुबह पानी आ रहा है, शाम को कोई भरोसा नहीं है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बैकअप के लिए रखते हैं। तो ये सब दिक्कतें आ सकती है कि इसमें इंटरमीडिएट सिस्टम पे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद डोमेस्टिक स्टोरेज के बाद है नेक्स्ट है स्टोरेज इन सप्लाई। ठीक है, तो स्टोरेज इन सप्लाई का मतलब ये है यहाँ पे कि सुबह 8 से 10 पानी तो आया, उसके बाद दिन भर पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ जब सप्लाई नहीं हो रहा है, नॉन सप्लाई टाइम, एट द टाइम ऑफ नॉन सप्लाई टाइम मतलब जब वाटर में पाइपलाइन में वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है, तब होता क्या है, आपका पाइपलाइन खाली है। ठीक है, अगर उसमें नॉन रिटर्न वॉल नहीं लगा है तो पाइपलाइन खाली हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन रिटर्न वॉल
नॉन रिटर्न वॉल अगर लगा है तो पाइपलाइन में वाटर खाली नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन रिटर्न वॉल लगा नहीं हुआ है तो अब आपके पाइपलाइन में वाटर खाली हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कल, नॉन रिटर्न वॉल या चेक वॉल या रिफ्लेक्स वॉल क्या होता है, जिसमें आपका वाटर का डायरेक्शन सिर्फ एक ही दिशा में होता है, तो वापस पानी नहीं आ पाता। ठीक है, तो अगर आपका नॉन रिटर्न वॉल अगर आपके पाइपलाइन में नहीं लगा होगा तो क्या होगा, आपका पाइपलाइन खाली हो जाएगा। और जब पाइपलाइन खाली हो जाएगा तो आपका वाटर में जो आपके पाइप में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, और जब ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका कम हो जाएगा प्रेशर पाइप का, तो वहाँ पे एयर का लीकेज की समस्या हो सकती है, वाटर के लीकेज की समस्या हो सकती है। अगर उस किसी पाइप में वाटर लीकेज की समस्या आ गई तो उस वाटर में पॉल्यूशन, उस पाइप में पॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लीक हो रहा है, बाहर पानी लीक हो रहा है, तो बाहर की वस्तुएं, बाहर का जो गंदा चीज़ है वो पाइप के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हो सकता है पॉल्यूशन इन सप्लाई में। तो ये चीज़ है आपका पॉल्यूशन इन सप्लाई में। इसके बाद अपन देखेंगे साइज ऑफ पाइप। ठीक है, अगर सबको पता है, अगर कोई पाइपलाइन लगाना चाहता है इंटरमीडिएट सिस्टम के लिए, तो साइज ऑफ पाइप उसको बड़ा लगाना पड़ेगा। क्यों बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पूरे दिन का सप्लाई एक टाइम में करना है। ठीक है, पूरे दिन का सप्लाई अगर हमको एक टाइम में करना है तो आपको डायमीटर ऑफ पाइप, साइज ऑफ पाइप को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटर साइज ऑफ पाइप विल बी रिक्वायर्ड सिंस द सप्लाई ऑफ होल डे हैज टू मेड इन द शॉर्टर पीरियड। ठीक है, दिन भर का आपको पानी देना है सिर्फ एक टाइम में, तो आपको साइज ऑफ पाइप वहाँ पे बड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वेस्टेज फ्रॉम वाटर टैप्स। वेस्टेज फ्रॉम वाटर टैप्स का मतलब क्या होता है, देखो 8 से 10 पानी आया, आप पानी भर रहे थे और 10 बजे तक आप पानी भर रहे हो और अचानक 10 बजे के बाद पानी आना बंद हो गया। ठीक है, और आप गलती से क्या किए हो, जो आपका वाटर टैप है, वॉल्व है, वो आप ओपन ही छोड़ दिए हो। ठीक है, क्या कर दिए हैं, ऐसा गलतियां होती है सबसे। हम लोग क्या कहते हैं, उस टैप को, उस वॉल्व को ओपन छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम पानी भर ही रहे थे और पानी का सप्लाई बंद हो गया और पानी आना बंद हो गया नल से, तो हम सोचे कि हमने टैप को बंद कर दिया है। ठीक है, और अचानक 5 बजे आपका पाइप से वाटर आता है और वही वाटर आपका टैप ओपन होने के कारण, वॉल्व ओपन होने के कारण आपका वाटर वेस्टेज होते रहता है ना। तो यही दिक्कत होता है इंटरमीडिएट सिस्टम में, वेस्टेज फ्रॉम वाटर टैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग द नॉन सप्लाई पीरियड द वाटर टैप्स में बी लेफ्ट ओपन अनोनली और ड्यू टू द नेग्लिजेंस। ठीक है, गलती से हो सकता है हमने उसको ओपन कर दिया है, पानी नहीं आ रहा था, तो अब बाद में पानी आना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से पानी का वेस्टेज हो सकता है। ठीक है, दिस विल लीड टू लार्ज वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है, एकदम समझने वाला। इसको बस मैं आपको समझाया तो आपको मेरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसा गलती सब के सब किए हो कभी ना कभी, गलती से नल खोल के भूल जाते हैं ना, वही दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपका स्टाफ रिक्वायरमेंट में अपन देख सकते हैं कि बड़ा सा एक बिजनेस पार्क है ना, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, कमर्शियल प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, और अगर वहाँ पे इंटरमीडिएट सिस्टम से पानी का सप्लाई करेंगे तो उन पूरे मेंबर्स को पानी का सही तरीके से, मतलब पानी सफिशिएंट रूप से उनको नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो वैसे बड़े बड़े प्लेसेस पे, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े ऑफिसेस में आपका कंटिन्यूस सिस्टम रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस सिस्टम के कारण उस बिल्डिंग पे पानी की सप्लाई कंटिन्यूस रहती है और इतने सारे स्टाफ रहते हैं तो पानी का सही तरीके से उन लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने को समझना था। तो ये था आपका क्या, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। क्या बताया मैं आपको, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई हमने अभी देख लिया। एक क्या होता है, कंटिन्यूस सिस्टम होता है और इंटरमीडिएट सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को, एकदम सिंपल है ना, सिंपल ही है। आपको एक बार बस सुनोगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार देखना एग्जाम के पहले कि हाँ ये चीज़ होता है, इसका आंसर ये है, फिर आप लोग सोच समझ के अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, और एक टॉपिक छूटेगा आपका इस यूनिट से, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एक तो। ठीक है, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस किस तरीके से हम लोग पाइपलाइन को बिछाते हैं उसके बारे में एक टॉपिक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो स्टोरेज रिजर्वायर है
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लोग ये जानेंगे कि पाइपलाइन को कैसे बिछाते हैं, किसी कॉलोनी में, किसी सिटी में किस किस तरीके से हम लोग पाइपलाइन को बिछा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना भी आज अपन पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ आएगा। और कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली अपन ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है, या आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताइए। ओके, थैंक यू।